कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। अपने कर्म, अपने विचार और अपने नेतृत्व से समाज को नई दिशा दिखाते हैं, समाज को नई दिशा दिखाते हैं। अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय आईपीएस विकास वैभव सर को, जिनकी सोच और कार्य हजारों युवाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं, जिनकी प्रेरणा का ही असर है कि आज हम गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। किताब होगा कोई डायरी किताब कुछ है। धन्यवाद शबनम जी। गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन 2026 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित पद्मश्री से विभूषित पटना की सुप्रसिद्ध चिकित्सिका डॉक्टर शांति राय जी, उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुषमा साहू जी, यहाँ उपस्थित सुप्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक और खगोल महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर बी प्रियम जी, पूनम चौधरी जी, डॉक्टर बिंदा सिंह जी, उपस्थित अभियान के मुख्य समन्वयक राहुल कुमार सिंह जी, गार्गी अध्याय के मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति बाला जी, यहाँ उपस्थित अलग अलग जिलों से आए अभियान से जुड़े सभी साथी, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी विदुषियाँ, युवा, प्रेस और मीडिया के साथियों, एक लंबी यात्रा के पश्चात ये 5वां संस्करण गार्गी शक्ति सम्मेलन का हम लोग देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे याद है इस अभियान का प्रारंभ वर्ष 2021 के मार्च में जब किया गया था, तो एक आह्वान था साथ जुड़ने का, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर जुड़ने का, ताकि अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार हम स्थापित कर सकें। निश्चित सी बात है, एक आह्वान के साथ जब अभियान का प्रारंभ हुआ तो लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। अलग अलग बिहार के जिलों से लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया कि हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं, और मुझे याद आता है लगभग 1 महीने में करीब 15,000 लोगों ने प्रविष्टि की थी। कोविड का समय चल रहा था। पहला कार्यक्रम अक्टूबर में बक्सर से भौतिक रूप से प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पूर्व मन में ये चिंता थी कि महिलाएं किस प्रकार जुड़ें, कैसे एक बड़ी संख्या में महिलाओं का योगदान इस अभियान में हो। चूंकि ये गार्गी की भूमि है, मैत्रेयी की भूमि है, जिन्होंने उस प्राचीन काल में विश्व को ऐसा दर्शन दिया जिसकी कल्पना उस समान के विश्व में नहीं थी। और तब उस समय मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर प्रीति बाला जी को। अचानक एक दिन कार्यालय में मिलने आई, उन्होंने कहा कि आपके अभियान को मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है कि महिलाओं की सहभागिता इसमें कम है, मैं चाहती हूँ इसमें जुड़ना और महिलाओं को इस अभियान के साथ जोड़ना। निश्चित रूप से इससे अभियान और सशक्त होगा। तो मुझे लगा कि जैसे मेरी मन की बात इन्होंने कह दी है, और कहीं ना कहीं उसी दिन से गार्गी अध्याय सशक्त होने लगा, धीरे धीरे करके विदुषियाँ जुड़ने लगीं, और आज लगभग 30,000 से अधिक विदुषियाँ पूरे इस अभियान में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं। छोटी बात नहीं है। आज 3.5 लाख लोग हर बंधन से ऊपर उठकर मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में कैसे बिहार विकसित हो।
बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें से 25 जो 12 जिलों में चलते हैं महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के नाम से संचालित हैं। जिस समय गार्गी पाठशाला का प्रारंभ अप्रैल 2022 में हो रहा था, मुझे याद आता है प्रीतिवाला जी के नेतृत्व में उनके साथ नेहा जी, शायरीन जी, नम्रता जी सभी लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम कुछ वंचित वर्ग के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था अवश्य करें, लेकिन ऐसा प्रयास करें जो स्थायी हो। ऐसा ना करें कि हम उद्घाटन करके उसके कुछ दिनों के बाद उसको बंद होते देखें। मुझे बड़ा गर्व है कि आज पटना के 3 केंद्रों से जिस गार्गी पाठशाला का प्रारंभ हुआ था, बिहार के 25 केंद्रों पर चल रहा है और 2000 से अधिक बच्चे उसमें आज लाभान्वित हो रहे हैं जो आर्थिक रूप से वंचित हैं। लेकिन ये यात्रा, जैसा अभी आपने कहा मुट्ठी भर जमीन अभी नापी है, अभी तो आसमान बाकी है, कुछ वैसा ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता इसलिए भी है कि आज हम लोग पटना के एएन कॉलेज सभागार में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले 2 वर्षों से जेडी वुमेंस कॉलेज का सभागार था जिसमें कार्यक्रम चल रहा था, जो छोटा पड़ जा रहा था। आज एएन कॉलेज के सभागार में हम लोग हैं, तो मन कहता है आने वाले समय में निश्चित ही इससे बड़े सभागार में, जैसे पिछले बार बापू सभागार में हम लोगों ने 22 मार्च को कार्य किया और इस बार भी 22 मार्च को बिहार सांस्कृतिक पुनः जागरण महासभा का आयोजन करने जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन भी बापू सभागार में होगा, ऐसा निश्चय मन में अब स्थापित होता चला गया है। गार्गी केवल एक शब्द नहीं है, गार्गी केवल एक कल्पना नहीं है, गार्गी एक प्रतीक है परिवर्तन की, प्रतीक है परंपराओं में रहते हुए परंपराओं में सार्थक सकारात्मक परिवर्तन लाने की। गार्गी नाम अपने आप में एक दर्शन है, एक साहस का परिचायक है। उस काल में जब अभी मंगला रानी जी बता रही थी उस पूरे प्रसंग को, 1000 गायों के सींगों पर स्वर्ण मढ़ा हो, पूरे भारतवर्ष से विद्वान आए हो और चुना जाना हो कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है। अनेक लोगों ने विवाद किया, महर्षि याज्ञवल्क्य लगभग चुने गए। उस काल में ऐसी सभाओं में विदुषियों का रहना अपने आप में एक अपवाद था, लेकिन उस समय को देखिए इस अपने ही क्षेत्र में कि उस अपवाद को हम लोगों ने प्रस्तुत किया। विदुषी गार्गी वहां उपस्थित थीं, सभी को सुन रही थीं, लेकिन उनके मन में प्रश्न था कि जब तक मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं हो जाता तो मैं कैसे मान लूं कि सबसे बड़े विद्वान हैं। लगभग जब सभा समाप्ति की ओर थी, गार्गी खड़ी हुई और उन्होंने प्रश्न करने की अनुमति मांगी। बहुत प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य दे चुके थे। गार्गी का पहला प्रश्न था, सब कुछ जल में ओतप्रोत हो जाता है, तो जल कहाँ ओतप्रोत होता है। अब याज्ञवल्क्य को लगा कि बड़ी साधारण सी बात इन्होंने पूछ डाली, अभी तक इतने विद्वतापूर्वक लोग प्रश्न कर रहे थे। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि जल तो वायु में ओतप्रोत हो जाता है। लेकिन गार्गी कहाँ रुकने वाली थी, ये तो उनका पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न कि वायु कहाँ चला जाता है, तो उन्होंने कहा वायु आकाश में चला जाता है। आकाश कहाँ ओतप्रोत हो जाता है। करते करते अंतरिक्ष से नक्षत्र लोक, गंधर्व लोक, इस प्रकार से आगे बातें बढ़ती गईं। प्रजापति लोक, इंद्र लोक। याज्ञवल्क्य भी अपने प्रश्नों का जो उत्तर देते, उसी उत्तर में अगला प्रश्न छुपा होता। कुछ समय के लिए वो विचलित हो गए और तब जब गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मलोक कहाँ ओतप्रोत हो जाता है, याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी इतने प्रश्न मत करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मस्तिष्क फट जाए। उन्हें लग रहा था कैसे इस प्रकार से प्रश्नों का अंत ही नहीं हो रहा। ब्रह्मलोक तक मैं पहुंच चुका हूं, अभी भी गार्गी संतुष्ट नहीं है। उस परिस्थिति को भांप कर गार्गी बैठ गई। कुछ और विद्वानों ने प्रश्न किए, बातें फिर चली गईं। पुनः गार्गी खड़ी हुई। उन्होंने कहा, मैं केवल 2 प्रश्न पूछना चाहती हूं। और उन 2 प्रश्नों में पूरा सार छुपा था। यदि वो प्रश्न नहीं पूछे गए होते तो वेदांत उस स्तर तक नहीं गया होता। उन्होंने पूछा कि जो हमारे नीचे है, जो हमारे ऊपर है और जो इसके मध्य स्थित है, जो बीत चुका समय है, जो आने वाला समय है और जो भी वर्तमान है, यह किसमें ओतप्रोत है। और इस प्रश्न का उत्तर बड़ा स्वाभाविक रूप से याज्ञवल्क्य ने दिया। अभी तक जितने भी प्रश्न थे कहीं ना कहीं जा रहे थे।
उन्होंने कहा ये सब कुछ उसी अक्षर तत्व में ओतप्रोत है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जो सर्वव्याप्त है। और इसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया जो पूरे वेदांत के दर्शन का सार है कि सब में वही परम तत्व जिससे पूरी सृष्टि बनी है। और इस प्रकार की बात जब गार्गी ने सुनी, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप सबसे बड़े विद्वान पुरुष हैं, आपका चयन सही हुआ है। और वेदांत, वेदों का अंत कहीं न कहीं उसी प्रसंग के साथ हो जाता है जब इस बात को हम अनुभव करते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, सृष्टि के हर तत्व में वही अक्षर तत्व है, कोई भिन्नता नहीं है। और यहीं से इस भूमि की महानता की कथा शुरू होती है, जहां बिहार में व्यक्ति को व्यक्ति से हम जोड़ना सीख जाते हैं। व्यक्ति स्त्री हो पुरुष हो, उसके अंदर भी वही परम तत्व है। व्यक्ति किसी जाति का हो, परम तत्व तो वही है जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए बिहार एक अलग भूमि के रूप में अपवादों के साथ आगे बढ़ने लगी। जातियां बिहार में थीं, लेकिन जैसा जातिवाद हर कार्यक्रम में कहता हूं, आज हम देखते हैं बिहार में उस प्राचीन काल में रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय नहीं होता। आचार्य चाणक्य भी यदि उनकी बुद्धि छोटी होती तो भारत का सम्राट चुन रहे थे। आज तो एक वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, उसमें भी व्यक्ति जाति देखता है, लेकिन भारत के सम्राट का चयन करने जा रहे थे, उनके मन में यह भाव नहीं था कि व्यक्ति किस जाति का है। एक युवक में उनको इसी पाटलिपुत्र में जब योग्यता दिखी, एक पल को भी उनके मन में संशय नहीं हुआ। ये बताती है कि हमारी भूमि किस महान सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी तो हमने वैशाली को स्थापित किया, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। आज 10 लोग भी मिलते हैं तो आपस में लोग चर्चा करते हैं, सोचते हैं कौन किस जाति का है। नाम से पता नहीं चलता तो अन्य कारणों से जानना चाहते हैं। बिहार ऐसा नहीं था। गार्गी एक प्रतीक है आगे सोचने की। उस काल में जब ऐसी परंपरा नहीं थी कि विदुषियां सभा में जाकर विवाद करें, प्रश्न करें, गार्गी अपने समय से अग्रणी थी। गार्गी अध्याय का प्रारंभ ऐसे विदुषियों को जोड़ने के लिए हुआ। प्राचीन काल में जिस भूमि ने गार्गी और मैत्रेयी को देखा हो, भला उसका भविष्य उज्जवल क्यों न हो। और निश्चित रूप से इस भूमि में सामर्थ्य है, उस काल में जब ऐसी विदुषी रही तो आज तो हमारी विदुषियां सबसे अग्रणी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे सूत्रों को एक साथ जोड़ना होगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है जब देखता हूं 30,000 से अधिक विदुषियां जुड़ी हैं, इस भाव के साथ कि बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं आज आह्वान कर रहा हूं, 5वां संस्करण है नारी शक्ति सम्मेलन का। जब महिला सोचती है कुछ परिवर्तन के लिए, बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ती हैं। अभियान में 30 निःशुल्क विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 25 महिलाओं के द्वारा संचालित। अपने आप में बताने को पर्याप्त है कि 3.5 लाख लोगों में जब केवल 30,000 विदुषियां जुड़ी हैं तो सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के माध्यम से ही हो रहा है। बड़ी संख्या में महिला स्टार्टअप्स को प्रारंभ आज बिहार में कर रही हैं। इस अभियान के साथ लगभग 600 स्टार्टअप आज जुड़े हैं। लक्ष्य है हर जिले में कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 तक स्थापित करना, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। और इसमें मेरा पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से अभी महिला उद्यमिता को सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, यदि गार्गी अध्याय इसका नेतृत्व करती है। अलग अलग जिलों में विभाजी आई हैं, बाहर उनका स्टॉल अभी भोजपुर में लगा, सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने जोड़ा है। अनेक ऐसी महिलाएं इस सभागार में बैठी हैं जो अपना योगदान दे रही हैं। प्रीति बाला जी के साथ मैंने 2 और नाम लिए। नम्रता जी पटना में गार्गी पाठशाला के केंद्रों को चलाती हैं। अनुभूति जी ने खगड़िया में उस क्षेत्र में पाठशाला का प्रारंभ किया जहां बच्चे भटकते थे। नूतन जी हैं, इन्होंने सासाराम के अमरा तालाब में प्रारंभ किया, जहां पहले पत्थर तोड़ने वाले मजदूर रहते थे, उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे। अभी हाल में मैं सुपौल गया था, जहां दुर्गा मंदिर के पास बड़े वंचित वर्ग के बच्चे रहते थे। वहां वागीशा यादव जी से भेंट हुआ, जिन्होंने जिम्मेदारी ली कि अपने क्षेत्र में गार्गी पाठशाला स्थापित करूंगी। प्रेरणा धीरे धीरे प्रसारित हो रही है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, आज समस्तीपुर के चकमेहसी से लोग आए हैं। गर्व इंटरनेशनल स्कूल और गार्गी पाठशाला का वहां प्रारंभ हुआ। अनेक ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम के पश्चात नए पाठशाला केंद्रों को अपने क्षेत्रों में स्थापित करना चाहते हैं। अपने अपने हिस्से के बिहार में छोटा सा अंशदान। मेरा विश्वास है इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर। एक गार्गी उस समय का प्रतिनिधित्व करती हैं जब एक महिला में सामर्थ्य था सबसे बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती देने का सामर्थ्य रखने का। आप सभी उन्हीं गार्गी के प्रतीक हैं। और मुझे लगता है यदि बिहार को वास्तव में आगे बढ़ाना है, यदि हमारी महिलाओं ने अग्रणी क्षमता के साथ आगे बढ़ने के लिए योगदान कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में करना प्रारंभ कर दिया,
निश्चित है कि तीव्रता बहुत होगी। 2047 का भारत विकसित भारत हो, ऐसा स्वप्न हम सभी देखते हैं, लेकिन उस स्वप्न में सबसे बड़ा अवरोध बिहार इस रूप में है कि आर्थिक रूप से बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि पर कैपिटा इनकम की हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली में एक व्यक्ति महीने में औसत 46,000 कमाता है, तेलंगाना और कर्नाटक में 36,000 एक व्यक्ति एक महीने में कमाता है, तमिलनाडु हरियाणा में लगभग 32,000 है, गुजरात महाराष्ट्र केरल में लगभग 29,000 है, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इसमें एक व्यक्ति औसत महीने में 26,000 रुपये कमाता है, आंध्र प्रदेश में औसत 25,000 एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति मासिक आय है। बिहार के आसपास देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में 15,000 है, बिहार से अलग हुआ झारखंड 10,600 रुपये एक व्यक्ति महीने में कमाता है, उत्तर प्रदेश में 10,300 रुपये कमाता है। लेकिन बिहार जिसकी जनसंख्या 14 करोड़ के आसपास है और जिसमें 30 साल से कम आयु के लगभग 9 करोड़ की संख्या है, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति मासिक आय पिछले सितंबर महीने में जो डेटा रिलीज हुआ केवल 6,374 रुपये ही है। आप सोचिए विकसित भारत के निर्माण में कितनी बड़ी चुनौती है उस बिहार का निर्माण करना जिसमें 2047 तक किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए। और ये लंबी छलांग लगानी है, 6,000 से उस स्तर तक पहुंचना है जहां अंतर नहीं हो। यदि बिहार में व्यक्ति को 6,374 कमाने का अवसर होगा और दिल्ली जाने पर 46,000 कमा सकेगा, निश्चित सी बात है पलायन तो होगा। इस गैप को मिटाना होगा और गैप को मिटाने के लिए एक ही मार्ग है, हर बिहार वासी को शिक्षित करना, स्किल्ड बनाना, बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर्स का सृजन करना। केवल जॉब सीकर से बिहार नहीं बदलेगा और इसमें अग्रणी भूमिका निश्चित रूप से महिलाओं की यदि होती है तो जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं बड़ी तीव्रता के साथ बदलेगा। बिहार को बढ़ने के लिए लगभग 15% के आर्थिक वृद्धि दर की आवश्यकता है। पिछले वर्ष 13.09% था, उसके पिछले वर्ष लगभग 14.5% था। हम बढ़ रहे हैं, पूरे देश में शायद चौथे स्थान पर बिहार चल रहा है। तीव्रता जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं इसको और आगे ले जाना है। हर व्यक्ति के योगदान से यह संभव हो सकता है। केवल सरकार चाह ले, सरकार नीति बना दे, कुछ छोटे छोटे योजना बना दे, अलग अलग प्रकार के, उससे नहीं बदलेगा। लेकिन हर व्यक्ति यदि अपने अपने हिस्से के बिहार में थोड़ा योगदान करने के लिए संकल्पित हो जाए, प्रयास करे, तो निश्चित उस स्वप्न को हम पूरा कर लेंगे। यही कारण है कि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, ताकि बिहार का एक व्यक्ति जो कहीं दूर बैठा है, यदि उसके मन में भाव आ गया कि अपने बिहार को मुझे अपने जीवन काल में बदलना है, 2047 तक विकसित बिहार का निर्माण करना है ताकि विकसित भारत स्थापित हो, मैं अपना अंशदान दूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज लगभग 103 ऐसे लोग हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा अपने गांव में इस अभियान से जुड़कर या तो लाइब्रेरी बनाई गई, या कंप्यूटर लैब खोला गया, या अपने माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप स्थापित की गई उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, या मेडिकल कैंप लगाते हैं, या महिलाओं के लिए भी योगदान करते हैं। ऐसे करीब 103 लोग आज हुए हैं। लेकिन जिस बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ हो, उसमें केवल 103 लोगों के इस प्रकार के योगदान से नहीं बदलेगा बिहार। लाखों की संख्या में ऐसे लोगों को प्रेरित करना होगा थोड़ा सा अपने अपने हिस्से के बिहार में अंशदान करने के लिए। यही इस अभियान का उद्देश्य है और इसीलिए इस अभियान में यदि महिलाओं का नेतृत्व उसको आगे बढ़ाने में लग जाए तो जैसा इस फिर से मैं दोहरा रहा हूं, महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बिहार बढ़ चलेगा। और इस नारी शक्ति सम्मेलन में आप सभी से मैं यही आह्वान करता हूं, बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ें। आज यदि 3.5 लाख में केवल 30,000 महिलाएं हैं तो बड़ी चुनौती है। गार्गी की भूमि ऐसी नहीं है। यदि मन से हम प्रेरित हुए और लोगों को जोड़ने लगे तो आप देखेंगे इस अभियान की नई परिभाषा महिलाएं लिखेंगी। अभियान मेरा नहीं है, मेरा यदि कुछ स्वार्थ है तो यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखूं। लगभग हर कार्यक्रम में बताता रहा हूं, 9th में था जब बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था और तभी मन में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा और इसीलिए इस बड़े प्रयास में लगा हूं। कल बाढ़ में था, इससे पहले 22 फरवरी को दिल्ली में था, अभी 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम है, मिथिला से बहुत लोग आए हैं, 15 मार्च को मधुबनी में कार्यक्रम है। कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रमों में बहुत लोग आ भी रहे हैं, लेकिन ये भीड़ इसलिए नहीं है कि भीड़ जुटानी है। एक एक व्यक्ति
यदि दूसरे को प्रेरित कर सका कुछ योगदान के लिए, कुछ अंशदान के लिए, तभी हमारा अभियान सफल होगा। तो इस अवसर पर पूरे गार्गी अध्याय की टीम को, एक एक विदुषी जो अलग अलग क्षेत्र में योगदान कर रही हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो लोग इस अभियान से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है। जो संदेश में दे रहा हूं, संदेश कोई मेरे नहीं है, अनुभव है जो मैंने बगहा में, रोहतास में, पुलिसिंग में तब देखे जब विरासत से लोग जुड़े और ऐसे परिवर्तन हुए जिनको लोग कभी असंभव मानते थे। और इसलिए मेरे मन में दृष्टि है कि निश्चित बिहार बदलेगा। बहुत लोग मन में संशय होता है कैसे बदलेगा, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। यदि हम हर बंधन से ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए अपना अपना योगदान देने लगे, बिहार बदल जाएगा। और बदलते हुए बिहार को अपने जीवन काल में हम देखेंगे। इतना मैं आश्वासन आपको दे सकता हूं, यदि थोड़ा सा योगदान करने का आश्वासन आप मुझे दें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए मिलकर प्रेरित